अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं भाई, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है एक क्लास अपने हो भी चुकी है। और हाइड्रोकार्बन के अंदर आप जानते ही हो चार ही इसमें बेसिक बेसिक से टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है, एल्केन सिंगल बॉन्ड सी, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, और बेंजीन तो एक बेंजीन होती ही है। ठीक है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या आ गया, एल्केन्स। एल्केन्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। पहली चीज बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि एल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो, एल्केन को इन्होंने ओपन चेन कहा है, वैसे जो एल्केन्स हैं वो साइक्लो एल्केन होंगे। कब, जैसे मान लो ये मैंने बनाया यहाँ पे, तो 5 कार्बन मैंने लगा दिए और दो दो सब में क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन, तो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसका फॉर्मूला होगा C5H10। ठीक है, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने लगे हैं, देखो हर एक के पास, देखो ये कार्बन है, मान लो इसने 2 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस तरह करके क्या है, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन सभी पे लगे हुए हैं, तो 5 कार्बन 2 हाइड्रोजन लगे। अब ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n को। इस फॉर्मूले में +2 करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है हमें, है ना। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एल्केन का फॉर्मूला देखा था, अगर मान लो मैं साइक्लिक चेन नहीं बनाता और मैं सिंगल सा 5 कार्बन का एल्केन बनाता, तो किस तरह से बनता वो, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, CH2 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 और CH3। मतलब कार्बन कितने हो गए 5, और हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो C5H12 हो गए, गिन के देख सकते हो, अब इतने बनेंगे। ठीक है, 3 3 और फिर 2 2 2, तो 2 2 कितने हो गए आपके 6, और 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो ये जो फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा है वो कौन सा है, CnH2n+2 का। तो मतलब साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो सिंबल वाले, बिना साइकिल वाले एल्केन से अलग आ रहा है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक सेकंड में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं जरा, और यहाँ पे हम इसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस इन्फॉर्मेशन की बात है कि मीथेन जो है वो फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का, और मीथेन जो है वो कोल माइंस में, मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है। जो CNG LPG वगैरह है उसका भी मेन कंपोनेंट मीथेन ही होता है उनका। इसके बाद जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको किसका, अगले पेज मतलब अगले उसमें देखते कॉलम में होमोलोगस सीरीज का टॉपिक दिया हुआ है। होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या था, सिंपली आपका कार्बन की चेन, मतलब कार्बन कार्बन बढ़ते, जैसे एल्केन देख रहे हैं, तो पहला एल्केन CH4, अगला एल्केन क्या होगा आपका CH3, CH3 उससे अगला एल्केन क्या हो जाएगा CH3, CH2, CH। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सर, ये जो एक CH2 यूनिट हमेशा बढ़ती जाएगी, कॉन्जिक्यूटिव एक मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक करके जो मेंबर्स आएंगे उनके सभी के अंदर आपका जो है CH2 यूनिट जो है वो बढ़ती जाएगी, बस CH2 का फर्क होगा कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर। ये अपनी क्या होगी, होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद बात करें नाम करने की और आइसोमेरिज्म की, तो नाम वगैरह करने के लिए आपको कल मैंने बता रखा था, सिंपल एल्केन जो होगा उसी को फॉलो करोगे। एल्क का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एल्क, मैथ एथ प्रोबेबिलिटी सारे आपके एल्क हो जाएंगे, और एन लगेगा सभी के साथ, तभी वो क्या होंगे, एल्केन। जैसे कि सिंगल कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो क्या हो जाएंगे आपके इथेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हम सबको डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सारा नाम वगैरह के बारे में दिया हुआ है, नेमिंग दे रखी है सारी की सारी, तो इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर आपको दिए हुए हैं आज, जो हमें कल आई थिंक मैंने नहीं देखे थे ये सारे, ये दिए हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो जरा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे आज, और मजा भी आएगा। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में एक पेज हमें दे रखा था, नेमिंग एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दी हुई है, पर आपको अगर ऑलरेडी जो मैंने पहले पिछले चैप्टर में नेमिंग कराई है, अगर वो आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इतनी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम हल्का सा सिंपल सा देख लेते हैं। देखो क्या है कि कार्बन की चेन बना लेते हैं, तीन चार कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन बने। अगर हाइड्रोजन लग जाए CH3 फिर CH2, और यहाँ पे भी हम CH2 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये ब्यूटेन। भाई CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन होगी सिंगल चेन। पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ग्रुप लगा दूंगा एक्स्ट्रा CH3 का। तो अब इस केस में जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है मेन, वो तो अपनी यही रहेगी।
और ये जो CH3 लगा हुआ है ये पेरेंट कार्बन चेन से बाहर आ गया, बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई आपकी सब्स्टिट्यूएंट की। इसकी नेमिंग भी आपको पता ही होगी ना, नंबरिंग कर लेंगे हम सबसे पहले। नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसको, इसकी नेमिंग तो हो जाएगी ब्यूटेन, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ब्यूट मतलब एल्क मतलब ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा देंगे हम लोग एन। तो ये होगा आपका पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि वर्ड रूट। वर्ड रूट इसको कई बार बोल देते तो कंफ्यूज मत होना, पेरेंट कार्बन चेन ही है ये। और ये हमारा क्या हो जाता है इसमें, प्राइमरी सफिक्स। तो सफिक्स हमारा क्या लग जाएगा हमें प्राइमरी सफिक्स में, एन, बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक मिथाइल लगा तो उसको सिंपली हम क्या लिख देंगे, 2 छोटा सा हाइफन फिर मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। और यहाँ पे कोई भी स्पेस आपका नहीं आने वाला है, ठीक है भाई। चलो, तो तबीयत खराब है आज तो अपनी क्लास में भी शायद 40 मिनट्स की रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खैर। सो अब यहाँ पे टेबल में इन्होंने क्या करा है, ये जो हमारा एग्जांपल था मैं इसको फिर से अंडू करके एक बार कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये नाम वगैरह तो मिटा देते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूएंट को मिटा देते हैं। तो क्या होता है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगाने की जगह हमने छोड़ रखी हो, ठीक है भाई, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाने की जगह छोड़ी हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो हमारा, ये एक तरह से क्या हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट ही कहते हैं इसको भी आप, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्यों, देखो जैसे कि ये है आपका CH4 मीथेन, लेकिन अगर CH4 में सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा और एक जगह मैंने खाली छोड़ी हुई ताकि वहां वो बॉन्डिंग कर ले, तो ये होगा मिथाइल। तो मीथेन से क्या बनता है, मिथाइल। ऐसे ही आपका CH3, और CH3 क्या हो जाता है, इथेन। लेकिन इथेन के ऊपर क्या करो, एक वैलेंसी खाली छोड़ दो, वैलेंसी इन द सेंस की मैं फिर से हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है इसके बारे में। देखो 3 हाइड्रोजन लगते हैं, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा दिया और इसकी जगह खाली हो गई, ये बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये जो पूरा ग्रुप हो गया इसको हम क्या बोल देंगे, CH3 और CH2 और C की एक वैलेंसी खाली है। तो खाली वैलेंसी अगर जिस भी में नजर आए वो चीज क्या हो जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट, और इसके पीछे लगाते हैं हम लोग आइल, तो ये क्या हो जाएगा, इथ। और ए ना लगाने की जगह क्या लिखेंगे, इथाइल। तो आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में करके लिखते हैं, इथाइल, ठीक है भाई। इथाइल हो गया आपका ये। इथेन से क्या बन गया, इथाइल। ऐसे मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, और ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ठीक है। अब हल्की सी देखो कंफ्यूजन आपको आएगी, ऐसे कि कार्बन लिखा हुआ है इस तरह से, कार्बन की चेन है CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे 2 हमने हाइड्रोजन लगा रखे हैं। अब देखो क्या सीन हो सकता है, आप थोड़ा देख देखना है, काम की चीज है। जो प्रोपेन है इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। जो प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर क्या सीन होता है, वैलेंसीज देखो कहाँ कहाँ खाली हो सकती है। एक इस वाले कार्बन में, बीच वाले कार्बन में वैलेंसी खाली हो सकती है। जो ये ग्रुप है ये बीच वाले कार्बन के थ्रू किसी बड़े पेरेंट चेन से जुड़ सकता है। और ये वाला ग्रुप जो है साइड वाले कार्बन से भी तो जुड़ सकता है। तो देखो इसको CH2 और एक वैलेंसी यहाँ पे खाली डाल दूंगा। तो ये दोनों के दोनों प्रोपाइल है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, यहाँ पे इस वाले प्रोपाइल में, राइट साइड वाले प्रोपाइल में 1 पे एक वैलेंसी खाली है, और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे एक वैलेंसी खाली है। तो ये कुछ बात बताना चाह रहे हैं, देखो बात बड़ी आसान सी थी। हाइड्रोकार्बन भाई कोई सा भी ले लो, उसमें अगर एक वैलेंसी खाली है तो वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, और उसके नाम के पीछे हम लगा देंगे आइल। अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो मैंने आपको ये दो दिखा रखे, मैं अंडू कर देता हूँ एक बार यहाँ पे। जो मैंने आपको ये दो दिखा रखे हैं, हम भाई इसके अंदर ना एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी खाली है, और हम यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेनॉल। और स्पेसिफिकली इसका नाम अगर लिखे हम क्लियर कट, तो प्रोप पेरेंट चेन होगी यहाँ पे, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और दो ई नहीं लगाऊंगा मैं बिकॉज यहाँ पे ओ लगने वाला है, और 2 नंबर पे यानी कि 1 और 2, इस 2 नंबर पे क्या लग जाएगा हमारा, 2 ओल। तो एक प्रोपेन की जब एक बीच की वैलेंसी खाली हो गई और वहां पे H हट करके एक OH लग गया, तो वो क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया, अलग ही प्रॉपर्टी है। प्रोपेन तो आप यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन प्रोपेनॉल एज अ सोलवेंट यूज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में आपको प्रोपेनॉल मिलेगा, प्रोपेन टू ऑल। और ये चीज क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 नंबर पे लग रहा है तो ये बन जाएगी प्रोपेन 1 ओल, या फिर सिंपल लिख देंगे हम लोग प्रोपेनॉल। तो ये कुछ एनसीईआरटी ने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करी है, मतलब थोड़ा सा कार्बन के साथ आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्मूले की बात भी कर लेते हैं, मतलब एनसीईआरटी से पहले मुझे सारी बातें आपको बताने का दिल कर रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। उस टेबल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, दिखाऊंगा आपको। जो बातें बता रहा हूँ वो सारी वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। देखो
CH3, CH2 और CH3। इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, है ना, CnH2n प्लस में 2। पर प्रोपेन से अगर मैं प्रोपाइल बना रहा हूं, दैट इज CH3, CH2 और CH2 और वैलेंसी कार्बन की खाली। तो इसका फॉर्मूला ऑब्वियसली एक H कम हुआ है ना, बस। तो बस H2n प्लस 1 कर देंगे हम लोग। बताओ भी, ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई अगर यस करना चाहे तो कर सर सकता है। किसमें चेंज करा था? क्या प्रोपेन टू? क्या कह रहे हो? सर ये किसमें चेंज करा था? देखो ये आपको प्रोपेन दिख रहा है ऊपर वाला, है ना, ये प्रोपेन को हमने प्रोपाइल में कन्वर्ट कर दिया बस, है ना, प्रोपाइल। आइल क्यों देखो एन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है। इन आपको पता है क्यों लगाते हैं? डबल बॉन्ड। इस तरह करके ना, जब हमारे पास कोई कंपाउंड हो और उसकी एक वैलेंसी खाली हो, तो एन इन आइल कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग, उसमें लगाते हैं आइल। ठीक है, आइल इस तरह से, तो ये वाई एल लग जाता है हमारा आइल। क्लियर? वैसे मीथेन आपका CH4 होता है, ऐसी अगर एक हाइड्रोजन हटा के वैलेंसी खाली छोड़ दें तो वो आपका बन जाता है मिथाइल। फिर वो मीथेन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? मिथाइल। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। बताओ क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, और भी किसी को दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग आराम से, ये तो आसान सेक्शन है थोड़ा, बस ये है कि अब इन्फॉर्मेशन है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको ध्यान एक बार देना पड़ेगा। लेकिन फिर जब फ्लो बन जाएगा आप लोगों का, फिर बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है बस, उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाती हैं। सो जनरल फॉर्मूले की बात भी हम लोगों ने कर ली, है ना। अब देखो ऐसे करते करते 2 ही क्लास हुई है और हमने 3 तरह के जनरल फॉर्मूले देख लिए। तीसरा कौन सा आया था? साइक्लोएल्केन के लिए, है ना। ये मान लो ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। इसमें 6 कार्बन दिख रहे हैं साइकिल की फॉर्म में, और दो दो इस प्रकार से यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपके? हाइड्रोजन लगे हुए हैं भाई। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? C6H6, है ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? Cn और सिर्फ H2n प्लस में कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये 3 तरह के जनरल फॉर्मूले हमारे पास तैयार है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, जिसपे टिक करा? एल्केन, बिना मतलब बिना साइकिल वाले एल्केन के लिए। नीचे वाला किसके लिए? एल्काइल, है ना, एल्काइल। और ये वाला किसके लिए हो जाएगा? साइक्लो एल्केन के लिए। और ये फॉर्मूला एक चीज के लिए और होगा, आपको वो कुछ समय बाद पता लग जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल, कुछ लोगों को पता भी होगा, 9th में पढ़ाते 10th में भी, पर फिर भी जो है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो जनरल फॉर्मूले भी हमने देख लिए, और हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट की बात भी कर ली, जहाँ पे वैलेंसी खाली होती है। और खाली वैलेंसी में भाई हम कुछ भी लगा सकते हैं, एल्कोहल लगा सकते हैं, है ना। खाली वैलेंसी के अंदर हम लोग NH2 लगा सकते हैं, अमीन्स बन जाएंगे वो। खाली वैलेंसी के सर अंदर हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा सकते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएंगे ना, तो पता क्या होगा फिर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाने से कार्बन बढ़ जाएगा आपका। तो अगर आपने प्रोपाइल के साथ कार्बोक्सिलिक लगा दिया, तो फिर कार्बन बढ़ने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कार्बन इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर दूसरा हो जाएगा, फिर हाँ दूसरा वो कंपाउंड बन जाएगा। हाँ वो प्रोपाइल से ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, कार्बन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो कार्बन, क्या है, किसने रोका है? क्या अपनी मर्जी है, हम बढ़ा देंगे कार्बन। लेकिन फिर भी मतलब जनरली यहाँ पे सिर्फ अगर कार्बन को सेम रखना है, और फिर हम अलग ऐसे ग्रुप लगा सकते हैं जिनमें कार्बन ना आए। क्वाइट सिंपल है ना, ऐसा कोई, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि भाई होगा तो हाहाकार मच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है बस। ठीक है, मिटा देते हैं सब कुछ क्लियर ऑल करके। अब जरा यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दे रखा होगा वो देख लेते हैं अपन एक बार। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप, मतलब कि अलग अलग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप। ये आइसोमेरिक वर्ड क्या आ गया? देखो चलो, आइसोमर्स जिन लोगों ने पढ़ा होगा पहले, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, काफी टाइम पहले से पढ़ाया था, काफी दिन हो गए, 2 हफ्ते से समथिंग ज्यादा। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 लिख दिया। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 5 तो सर कार्बन है इसमें, और हाइड्रोजन है देखो 3 और 3 6, 6 और 6 यहाँ पे, सॉरी 6 और 6 कितने हो गए यहाँ पे? 12। तो C5H12, यानी कि वही CnH2n+2 फॉलो हो रहा है। अब मैंने क्या करा, इस वाले CH3 को हटाया यहाँ से, और बीच में कहीं पे लगा दिया। तो देखो CH3, CH2, और हम क्या करते हैं CH, और फिर इसको कर देते हैं CH3, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं CH3। अब नो डाउट कि दोनों कंपाउंड आपके अलग अलग आएंगे, इनकी IUPAC नेमिंग अलग आएगी। जैसे कि इस पहले वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी? पेंटेन, इट्स क्वाइट सिंपल, पेंटेन। बट यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन, इसमें कितने कार्बन की है भाई?
4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है सिर्फ, है ना, क्योंकि एक कार्बन तो बाहर है। इसकी नेमिंग यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगी अपनी, 1 2 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और ये आपका ब्यूटेन है ना। ब्यूटेन। लेकिन लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, कार्बन कितने 5, हाइड्रोजन कितने चेक कर लेना 12 होंगे। तो कंपाउंड अलग अलग, आईयूपीएस से नेमिंग अलग अलग, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है इनका, सेम आ रहा है, यही होते हैं आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो जो कार्बन हाइड्रोजन है वो अलग अलग तरीके से अरेंज है बस। ये आपके आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स की टाइप वगैरह वगैरह पे सर इनके कॉम्पोजिशन अलग है या ये मतलब अलग तरीके से अरेंज्ड है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग है इनके। आप कह सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। ये आपकी पेरेंट चेन ब्यूटेन की है, तो बेसिकली ब्यूटेन वाला हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, और ये पेंटेन वाला कहा जाएगा इधर वाला। तो स्ट्रक अब डेफिनेशन अगर आपको डालनी पड़े कहीं पे भी, या फिर आपको मतलब करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई है भी, स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हो चूज करने के लिए, तो क्या कहोगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल के अंदर भी बेसिकली आपके चेन आइसोमर्स हैं। इसमें पेरेंट चेन 5 कार्बन की, इसमें पेरेंट चेन 4 कार्बन की, तो दीज आर चेन आइसोमर्स under the broad category structural isomers. So structures are different basically and the molecular formula is the same. ठीक है, चलो। सो आइसोमर्स, भाई आइसोमर में किसी को दिक्कत हो बताओ, आइसोमर्स क्लियर हो गए अपने। अब अगर आइसोमर सर क्लियर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और आइसोमर्स दोनों एक है ना? कैसी दोबारा बोलना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और हाँ आइसोमर्स देखो, सेम है ना? हाँ नोट्स एक बार आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में पीडीएफ ओपन करके, देखो आइसोमर्स जो होता है ना, आइसोमर्स वो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आपकी 4 कैटेगरीज आ जाती है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और मेटामेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आपकी आ जाती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, वो 12th क्लास के टॉपिक हो जाते हैं। तो आइसोमरिज्म के अंदर ही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एक टाइप आता है, और स्ट्रक्चरल के अंदर आपका चेन आता है टाइप, मतलब इस तरह करके एक हायरार्की बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ही है बस। ओके, आगे समझ में। हाँ सर। हाँ, मतलब सेम नहीं है, सब कैटेगरी होगी एक तरह से। आइसोमर्स की स्ट्रक्चर एक सब कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उसकी भी सब कैटेगरी होगी आपकी चेन आइसोमर्स। तो टॉपिक आसान है, बस थोड़ा वही है, हल्का सा हमें पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ये चीज है। चलो अब इसके अंदर बढ़ते हैं। अब हमारा राइट तो हमें बताइए, स्ट्रक्चर का मतलब भी पता लग गया। तो राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स, मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं अलग अलग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स के। अब इन्होंने ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो एल्काइल कहा है। एल्काइल का मतलब हम सब्स्टिट्यूएंट वाली बात कर रहे हैं, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जहां पे एक वैलेंसी तो खाली है, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी खाली है जिसकी मदद से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं इस चीज को, और यहाँ पे एनसीईआरटी में बना ही हुआ है, तो मैं इससे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। देखो इन्होंने भी क्या करा भाई, 5 कार्बन, अच्छा इन्होंने दिया है क्या कितने, हाँ देखो कार्बन दे दिए इन्होंने 5 कार्बन। ठीक है भाई, 5 कार्बन का मतलब क्या है, अब देखो अगर मैं C5H12 लिखता तब तो पूरा क्या हो जाता आपका प्रोपेन, है ना। C 5 कार्बन, सभी हाइड्रोजन लगे रहते तो वो तो प्रोपेन हो जाता। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया प्रोपाइल। अब प्रोपाइल के अंदर भी फिर वैलेंसी जो खाली होगी वो आपके अलग अलग जगह रहेगी। तो देखो C5H12 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा C5H11, क्वाइट सिंपल। अब जो वो हाइड्रोजन हटा है, तो उस हटे हुए हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, कार्बन के ऊपर एक जगह खाली होगी, वहां बॉन्ड बन सकता है। तो देखो जब बिल्कुल लास्ट वाले टर्मिनल कार्बन की जगह खाली हुई तो ये बनेगा आपका प्रोपाइल, फिर सेकंड नंबर वाले कार्बन की खाली हुई तो ये आपका प्रोपाइल बनेगा, फिर देखो बीच में थर्ड की भी खाली हो सकती है, हो गई। तो 5 कार्बन, देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, हमारे सर ने बताई थी, तो उससे पहले मुझे काफी कंफ्यूजन रहती थी, पर फिर उसके बाद चीजें क्लियर हुई, तो मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ शुरू को। देखो आपको ना C5H11 लेके चलना है। देखो 5 कार्बन की अगर आपको मैक्सिमम 5 कार्बन दिए ना, पहले क्या करो आइसोमर्स बनाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में हर जगह आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो 5 कार्बन है, पहले 5 कार्बन बना लो, 5 कार्बन बन गए। अब इसकी एक वैलेंसी यहाँ खाली कर दी, फिर मैं इसको वैलेंसी खाली को दिखाते हैं, हम लोग एक यहाँ पे लगा क्या लगा देते हैं, डॉट सा लगा देते हैं, चलो ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, पेरेंट कार्बन चेंज हो 5 ही कार्बन की रखनी है, और हम क्या करेंगे, एक 5 हो गए यहाँ पे। अब क्या करो, दूसरे नंबर की एक वैलेंसी खाली करके दिखा दो, फिर 5 की रखते एक एक पॉसिबिलिटी और है, और ये तीसरे नंबर की वैलेंसी भी खाली दिखा दी। इसके अलावा यहाँ पे करेंगे, दूसरे नंबर पे लेके जाएंगे, तो ये मैच हो गया, सेम चीज बन गई।
नहीं कर सकते। फिर इस जगह भी नहीं कर सकते, वो फर्स्ट के साथ सेम होगा। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन होने के साथ हम लोग सिर्फ 3 जगह पे खाली वैलेंसी शो कर सकते हैं, वो हमने दिखा दी। अब क्या करें सर इसके बाद क्या करो, आप पेरेंट कार्बन चेन को रिड्यूस कर दो। कर देते हैं रिड्यूस। 4 कार्बन की ही पेरेंट कार्बन चेन ले ली। अब भाई तीसरा कार्बन कहाँ लगा है, सॉरी पांचवा कार्बन। तो पांचवे कार्बन को आप सेकंड पोजीशन पे लगा दो, लगा दिया। अब इसकी दिखानी है वैलेंसी खाली। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली दिखा सकते हैं। चलो फिर से मैं सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसमें 4 कार्बन तो पेरेंट कार्बन चेन के और एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम आएगा, करके देख लेना। तो देखो 1 2 3 और 4, और फिर ये कार्बन यहाँ लगा दिया। अब इस वाले कार्बन पे मैंने वैलेंसी खाली दिखाई थी यहाँ, क्या मैं नीचे दिखा सकता हूँ खाली? यस और नो? नहीं। अगर नीचे यहाँ हाँ पे नो वैलेंसी सर। है, हाँ नो, ठीक है। अगर नीचे यहाँ पे खाली दिखाएंगे तो सेम ही हो जाएगा फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले पे खाली वैलेंसी दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है भाई। अब फिर एक और ऐसा बना लेंगे, और क्या बन जाएगा हमारा, ये हो गया। फिर ऊपर वाले पे भी होगी, इन दोनों पे हो चुकी है। इस वाले पे और बना लेंगे एक बार, ये दिखा दी खाली वैलेंसी। और फिर ऐसा ही बना के एक टर्मिनल वाले पे भी दिखा देंगे खाली वैलेंसी। तो 4 पॉसिबिलिटीज की, तो 3 इसकी 4 इसके बन गए। अब पेरेंट कार्बन चेन और कम कर सकते हैं क्या? देखा जाए तो कम कर सकते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन के सारे सेट ये बन गए। 4 कार्बन वाली पेरेंट कार्बन चेन के सेट ये बन गए। अब मैं बनाता हूँ 3 कार्बन की पेरेंट चेन, और 2 कार्बन हम ऐसे ऊपर नीचे लगा देते हैं। अब 3 कार्बन देखो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप किस किस को मानना चाहो। इनको 3 कार्बन मान लो तो ये 2 एक्स्ट्रा निकल गए, या फिर इनको मान लोगे तो ये दोनों एक्स्ट्रा निकल गए। तो समझ जाओ, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। अब यहाँ वैलेंसी कहाँ कहाँ खाली दिखा सकते हैं भाई, यहाँ ना एक ही पॉसिबिलिटी है, बस एक ही जगह वैलेंसी खाली दिखा सकते हैं, क्योंकि बीच वाले कार्बन की तो चारों जगह वैसे भरी पड़ी है, इसको हम छेड़ नहीं सकते बीच वाले कार्बन को। अब ये दिखा दी तो मतलब यहाँ भी दिखा दी, यहाँ भी दिखा दी, यहाँ भी दिखा दी। क्योंकि अगर इस जगह भी दिखा देंगे फिर तो दोनों स्ट्रक्चर मैच कर गए ना, फिर तो कोई मतलब नहीं बना। तो इस तरह से है अल्टीमेटली कि 5 कार्बन वाली चेन में वैलेंसी सिर्फ 3 जगह खाली दिखा सकते हैं। तो 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन के साथ जो आपके एल्काइल बने, वो सिर्फ 3 तरह के एल्काइल बने। 3 ही हो गए। इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। 3 अल्काइल ये हो गए आपके 5 कार्बन चेन के साथ। फिर 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन के साथ जो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल थे, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हमें देखनी थी, वो सिर्फ 4 बन पाया, तो +4 कर दो। और 3 पेरेंट कार्बन चेन के साथ सिर्फ एक ही बन पाया, तो +1 कर दो। टोटल कितना हो गया आपका ये 8। अब टेबल चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार, और टेबल में देखते हैं कि एनसीईआरटी वालों ने भी इतने बनाए, पर वो हमसे आगे जीत रहे हैं। देखो 1 5 कार्बन चेन के साथ एक वैलेंसी खाली, 2 5 कार्बन चेन वाला, 3 5 कार्बन चेन वाला, फिर 4 हो गया 4 कार्बन चेन वाला, 5 भी 4 कार्बन चेन वाला हो गया, है ना। और फोर्थ भी 4 कार्बन चेन का ही है। और जो आप सॉरी सिक्स्थ भी 4 कार्बन चेन का है। फिर ये हो गया आपका, अच्छा इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या कर दी, देखो ये पहले 3 तो हो गए 5 कार्बन चेन के, है ना। फिर 4 पेरेंट कार्बन चेन वाली कैटेगरी में एक तो ये आ गया, ये 4 कार्बन वाली कैटेगरी में, और ये लास्ट वाला और ये वाला, तो 4 ही हो गए 4 कार्बन। मैं टिक कर देता हूँ एक बार, ये 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 वाला और ये वाला, ये 4 कार्बन वाली कैटेगरी। हमारे भी इतने आए थे, 5 कार्बन चेन के साथ तीन तीन पॉसिबिलिटी बनी थी, 4 वाले के साथ 4 पॉसिबिलिटी बनी थी, और 3 पेरेंट कार्बन चेन के साथ एक ही पॉसिबिलिटी, वो 3 वाली है। तो सेम हमारे जैसा इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है भाई, तो हमने भी सही बनाया, इन्होंने भी। और इन्होंने क्या करा फिर इसके साथ साथ, क्वेश्चन में दिया भी है शायद, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द अल्कोहल ऑब्टेन्ड। हाँ, तो अल्कोहल जो इन्होंने जो खाली वैलेंसी वहां पे ओएच लगा दिया और नेमिंग लिख दी इसकी, बस। तो मेन तो आपको ये सीखना था कि भाई अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें तो आप कैसे, मतलब बना तो लोगे आप तुक्के में, लेकिन एक आधा कम ज्यादा हो गया तो एमसीक्यू आ गया भाई। एक फॉर्मूला दे दिया, आप आपसे मान लो एमसीक्यू में पूछ लेता भाई C5H11 से कितने अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। अब अगर आपका एक भी कम ज्यादा हो गया, ऑप्शन कैसे दूंगा मैं, 7 8 9 6। अब एक भी कम ज्यादा होगा तो आंसर गलत। तो एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, जैसे C5H11 दिया था तो भाई क्या करोगे, 5 कार्बन है ना, तो पहले 5 कार्बन की चेन ले लो, उसमें पॉसिबिलिटी देख लो। फिर 4 कार्बन की चेन लेके पॉसिबिलिटी देख लो, फिर 3 कार्बन की चेन लेके पॉसिबिलिटी देख लो। और हाइड्रोजन और कार्बन सब में बराबर ही मिलेंगे। हाइड्रोजन नहीं लगाए लेकिन कैलकुलेट कर लेना, सब में बराबर मिलेंगे। ठीक है, ये खास बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलो, तो ये अपना पूरा पेज यहाँ पे डन हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखे है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ ना कुछ। तो दिस इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है,
तो देख लेना आप अल्फाबेटिक ऑर्डर वगैरह वगैरह कैसे फॉलो हो रहे हैं। और ये मैंने अपने जो नाम नाम वाली जो मैंने अपने नोट्स भेजे आपको, ठीक है, उसके अंदर भी यहाँ पे डाल के दिए मैंने रूल सारे के सारे, नेमिंग कैसे करनी है उस वाली पीडीएफ में। और लिखा है इंपॉर्टेंट होता है बेसिक नेम को सही से लिखना, तो ये सारी बातें लिखी है, इतना कुछ नहीं है। ये जो सारा अभी तक पढ़ा है हमने, हाफ पेज में नोट्स में कंप्लीट हो सकता है ये सारा। मतलब मैटर एनसीईआरटी में थोड़ा खोल खोल के दे के रखते हैं, और अगर हम फिर एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर रिवीजन करने के छोटे नोट्स बनाने हो, तो उसमें इतना स्पेस नहीं लगता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आराम से बन जाएंगे इसके। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बातें कर लेते हैं। देखो प्रिपरेशन आ चुकी है अब एक तरह से आपकी असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना भाई, जिसमें रिएक्शन रटनी पड़ती है, वो सेक्शन यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का प्रिपरेशन का सेक्शन। तो मैं कराऊंगा थोड़ा सा इसको, एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे। कैसे लेंगे, हमें देखेंगे कि एनसीईआरटी में हमें क्या क्या उन्होंने बताने की कोशिश करी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिपरेशन में आके मैं रुक गया, मतलब प्रिपरेशन में यहाँ पे हम एक्चुअल में असली वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे भाई, जहाँ पे हमको एक्चुअल में रिएक्शन देखनी पड़ती है, कैसे कैसे रिएक्शन है वो याद करना पड़ता है। इससे पहले इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, बिल्कुल टॉप पे चलते हैं एकदम से। ये देखो, ये आपको मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, देखो हम चैप्टर का एक कोड दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें पता है, कल से देख रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हैं, क्लासिफिकेशन से कर ली, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने देख लिया। उसके बाद एक फालतू का टॉपिक होमोलोगस सीरीज बीच में घुसा दिया था, जिसके चक्कर में ये सारा का सारा एल्केन भी शुरू कर चुके हैं, और एल्केन के अंदर इन्होंने होमोलोगस सीरीज घुसा दी। कोई नहीं, हमने देख ली। ठीक है, आलतू फालतू के टॉपिक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर में इन्होंने भाई थोड़ा ये इमोशनल हो गया एनसीईआरटी वाले नॉमेनक्लेचर को लेकर, कि हम तो बच्चों को नाम लिखना अच्छे से सिखा के रहेंगे। और वही है पिछले चैप्टर का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, एक्चुअली वहां पे प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, और यहाँ पे फिर और फर्दर प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी बस। नॉमेनक्लेचर है, अच्छे से बताया। आइसोमेरिज्म, अब मुझे पता नहीं उन्होंने कितना अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर दे रखा होगा। एक काम करें, किसी दिन अपने पीडीएफ ओपन करके आप आइसोमेरिज्म वाली वहां से हम देख भी लेंगे, कल भी मैंने शायद कहा था। और फिर उसके बाद कुछ नहीं है, इन्होंने यहाँ पे ये मतलब अलग अलग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप लिखने सिखाए, ये चीज हो गई। और बस फिर हम लोग प्रिपरेशन पे आ गए थे, मतलब नेमिंग थोड़ा और डिटेल में दी हुई है, और प्रिपरेशन पे आ गए बस। नोटिस करो, नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी से कवर करना है। नॉर्मल के देखो पिछले चैप्टर के ना नोट्स है मेरे पास अवेलेबल, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो नोट्स पढ़ोगे तो उसमें कंप्लीट नॉमेनक्लेचर आपको एक तरह से दिया हुआ है। बाकी वही होता है कि जैसे हम ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस जगह जो नॉमेनक्लेचर है वो सिर्फ एल्केन से रिलेटेड दिया हुआ है, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑब्वियसली नहीं है ना। कंप्लीट हमें एक साथ ही पढ़ना होता है वैसे तो ये सीन जो है ना आपको पूरी 12th में भी मिलेगा। ऐसे एल्केन पढ़ रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर सिर्फ एल्केन का दिया, एल्कीन में सिर्फ एल्कीन का देंगे। एल्कोहल पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पे सिर्फ एल्कोहल की नेमिंग दे रखी होगी। तो ये इन्होंने कर रखा है, पर देखा जाए तो एक साथ नेमिंग पढ़ने का फायदा रहता है। वो मैंने पिछली बार ही बताई भी थी, करवाई थी पहले, मतलब जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर है, जब उसकी क्लासेस हो रही थी अपनी मेन क्लास में, वहां पे करा रखी, तो देख लेंगे उसको। पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना अच्छे से, एक पॉइंट आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इवन बहुत सारा डिटेल में पीडीएफ है वो। ठीक है, पूरा अच्छे तरह से रूल वगैरह बता रखे हैं, और डिटेल रूल आपको पहले भी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, जो कंपाउंड दे रखे हैं ना, इनको लिख लो कॉपी में अलग से, और फिर उनकी प्रैक्टिस करके देख लो। अगर आपके नाम मैच कर रहे हैं तो मतलब यू आर डूइंग वेल। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा ये बढ़िया कंपाउंड दिया हुआ है, ये एक नेमिंग अच्छी दे रखी है उन्होंने। ठीक है, ये नेमिंग सही दी है। यहाँ पे क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, इसमें लिखने के लिए आपको इसका नाम याद होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल। तो ये होता है आपका CH3 जब मैं CH2 लगा दूंगा तो क्या होगा, प्रोपेन। और अगर इस प्रोपेन की नंबर 2 की वैलेंसी खाली है, तो इसको हम छोटा नाम, इसका घर का नाम क्या दे देते हैं, आइसो प्रोपाइल। मतलब है तो ये प्रोपाइल, और हमने एक आइसो ग्रुप लगा दिया। आइसो का मतलब ये है कि आइसो वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, इसकी 20 की वैलेंसी खाली है, ये आइसो वर्ड ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके थोड़ी एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मिलेंगी, तेरे को थोड़ा तसल्ली से करना पड़ेगा। बट अभी थोड़ा सा क्या है कि ये मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, इसकी प्रैक्टिस और करेंगे कुछ, मतलब कुछ असाइनमेंट टाइप या फिर टेस्ट टाइप आपको देके प्रैक्टिस करेंगे। और प्रिपरेशन है भाई, कल से मे भी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी अपनी अच्छे से। तो प्रिपरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये ऐसा होगा कि प्रिपरेशन जिस दिन कराइए ना, उसी दिन घर पे रिवाइज जरूर करना। याद करने के लिए फिर भी मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे तो बहुत सही रहेगा। बिकॉज ये समझ ली, अगर नहीं घर पे रिवाइज करी तो फिर भूल जाओगे, थोड़ा सा ये चक्कर रहता है इनका। ठीक है, थोड़ा इतना इतना हाइप भी क्रिएट नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्टिल है चीजें काम की यहाँ पे। ठीक है ना,
तो प्रिपरेशन आगे देखो, अब इसके बाद यहाँ से बेसिक बेसिक क्लियर हो गया, इसका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का आपको कई सारे मेथड दिए हुए हैं। प्रिपरेशन का देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से शुरू होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे अलग अलग तरह की। तो ये पढ़ने में है आएगा मजा, ये है कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल। ठीक है भैया, सारी पायरोलिसिस वगैरह पढ़ के अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर कॉन्फर्मेशन है आइसोमेरिज्म का एक टाइप, और कॉन्फर्मेशन के बाद अपना, कॉन्फर्मेशन से बस अगला टॉपिक अपना एल्कीन शुरू हो जाएगा। तो मतलब एल्केन में सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं, प्रिपरेशन, छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब फर्दर ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी में चीजें हैं छोटी छोटी सी, बट अभी मीटिंग एंड होने वाली है और मिलते हैं इसके बाद कल। ठीक है भाई, चलो और कोई डाउट वगैरह हो तो बस मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर देना, मैं आंसर कर दूंगा आज ही।